दुनिया सिर्फ इतना जानती है कि मेरे बाप को मुझसे बड़ी मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत कि लोग देखकर यही कहते कि बाप हो तो ऐसा। पापा का जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता वो मुझे साथ रखते। हमारा घर हैदराबाद में था। यहाँ पापा ने एक अपने हाथों से खूबसूरत बंगला बना रखा था जिसका नाम मेरे नाम पर रोशनी बंगला रखा था। उन्होंने मज़दूरों से बहुत कम काम लिया। सारा काम खुद ही किया। दरवाजे खिड़कियाँ खुद बनाए। इससे ये पता चला कि पापा शुरू के दिनों में बढ़ाई का काम भी करते रहे हैं। मेरी माँ बहुत कम बोलने वाली औरत थी। उन्होंने कभी हमें कुछ नहीं बताया। जब तक हम बच्चे रहे ये बात महसूस करते रहे कि पापा माँ से दूर दूर रहते हैं। जो बात कहना होती मुझसे कहलाते थे। मुझसे दो भाई छोटे थे। उनकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क था, 7-8 साल का। पापा प्यार तो उनसे भी करते थे, मगर मुझसे तो उन्हें जुनून की हद तक प्यार था। अपने साथ खिलाना पिलाना, मैं उन्हीं के साथ सोती थी। जाहिर है जब बाप इतना प्यार दे तो बच्चा उसका दीवाना खुद ही हो जाता है। मैं तो उनसे दूर होने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरी माँ खामोश तमाशाई की तरह हम माँ बाप बेटी का तमाशा देखा करती थीं। वैसे तो पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी कुछ बातें अजीबोगरीब थीं। जैसे कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं कोई सहेली बनाऊं, पड़ोस में किसी के घर जाऊं या स्कूल पढ़ने जाऊं। उन्होंने ना मुझे पढ़ने दिया, ना किसी से मिलने जुलने दिया। हर वक्त अपने साथ चिपकाए फिरते थे। बचपन गुजरा, मैं 15-16 साल की हुई तब पापा स्टेशन मास्टर हो चुके थे। उनका जगह जगह ट्रांसफ़र होने लगा। पता नहीं क्यों वो माँ को साथ रखने पर तैयार न थे। हैदराबाद में जो घर बनाया माँ को उसमें ही रखा और मुझे साथ ले गए। अजीब दौर था वो भी। मैं ना समझ बच्ची थी, उनके साथ चिपकी रहती। समझ में नहीं आता था कि माँ मना क्यों नहीं करती। माँ ये क्यों नहीं कहती कि मैं भी उन्हीं के साथ रहूंगी, पापा के साथ नहीं जाऊंगी। और क्या वो हादसा मैं आप सबको सुना दूं जिसने मुझे पाप के नर्क से पहचान कराई। और वो इंसान कोई और नहीं, वो इंसान कोई गैर नहीं, मेरा अपना खून था। मेरा दिमाग कच्चा था। बाप ने धमकी दी कि अपनी माँ से कुछ मत कहना वरना वो जान से मार देगी। कुछ दिन मुझे ये सब कुछ अजीब अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैं इस जिंदगी की आदी हो गई। माँ नज़रों में मुझे टटोलती थी। लगता था वो मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, मगर हिम्मत नहीं कर पाती। पापा मेरा साया बने रहते थे। महीने में 1-2 बार ही तो आना होता था। मोहल्ले वाले कहते थे कि इस इंसान की अजीब मोहब्बत है, पत्नी को घर छोड़ दिया, बेटी को लिए फिरता है। माँ बेचारी बहाने बनाती कि बचपन से बेटी से मोहब्बत रही है, अब बड़ी हो गई है तो खुद जिद करके चली जाती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब से पापा ने मुझे गलत राहों पर डाला था मैं उनसे घबराने लगी थी। मैं उनसे डरती भी थी, क्योंकि एक बार जब मैं माँ से मिलने आई तो मैंने पापा के साथ जाने से मना कर दिया। तो मेरे बाप ने चिमटा गर्म करके मेरे हाथ पर रख दिया था। उस समय माँ घर पर नहीं थी। वो कहने लगे, अगर आइंदा तूने मेरे साथ जाने से मना किया तो ये चिमटा तेरी जीभ पर रख दूंगा। मैं बुरी तरह से सहम गई और इसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत कभी पैदा ना हुई कि मैं मना करती। वो जो कुछ कहता मैं हाँ में सर झुका देती। धीरे धीरे उसकी मोहब्बत मेरे दिल से जुदा हो गई और उसकी जगह डरने ले ली। दिल ही दिल में प्रार्थनाएं किया करती कि हे भगवान मेरा बाप मर जाए। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे दिल में उसके लिए नफरत का बीज गहरा होता जा रहा था। एक बार मैंने माँ के पैर पकड़ ली कि माँ भगवान के लिए तो मुझे रोक ले। माँ ने पहली बार हिम्मत करके मुझसे पूछा, सच बता तेरा बाप तुझे तंग तो नहीं करता। माँ बेचारी खुलकर क्या पूछती, मैं ऐसे क्या जवाब देती। जबकि पापा का कहना था, तूने जिस दिन अपनी माँ से बताया तो मैं उसी दिन तुम दोनों को बंदूक की गोली से उड़ा दूंगा। मैं माँ से लिपटकर रोने लगी। उनके बहुत पूछने पर मैं बोली, मैं वहाँ अकेली नहीं रहूंगी। माँ रात में पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं, मुझे अकेले डर लगता है। माँ ने दबे स्वर में पापा से कहा, दोनों लड़कों को भी छुट्टियों में साथ ले जाओ, वहाँ कुछ दिन साथ रह लेंगे। पापा ने गहरी नजरों से मुझे देखा, फिर बोले, ठीक है तैयार कर दो। ये पहला मौका था जो मेरे दोनों भाई मेरे साथ गए। वो 1 महीना रहे, फिर उनके स्कूल खुल गए। पापा ने उन्हें वापस भेज दिया। कहने लगे कि इनकी पढ़ाई का नुकसान होगा। अब मेरी उम्र 19 के लगभग थी। माँ मेरी शादी की फिक्र में थी, लेकिन पापा तैयार नहीं थे। कहते थे अभी बच्ची है। मैं चुपचाप इन दोनों का तमाशा देखा करती। माँ के कहने का अंदाज कुछ ऐसा होता था जैसे वो भीख मांग रही हो पापा से, और पापा ऐसे तन के जवाब देते जैसे उनकी मर्जी के खिलाफ मेरे लिए एक शब्द कहने की माँ की हिम्मत ही नहीं। माँ गुमसुम सी होकर दीवारों को तकने लगती और पापा मुझे साथ लेकर चले जाते। समझ नहीं आता था कि माँ को पापा ने इतना क्यों दबा कर रखा है, और माँ की ऐसी आखिर क्या मजबूरी है, ऐसा क्या डर है पापा से कि उनकी जवान बेटी माँ के साथ नहीं रह सकती। खैर मेरी तबीयत इन हालात ने ख़राब करके रख दी। मैं अपने दिल का हाल किसे सुनाती। मेरा कौन सुनता। सुनने वाला कोई न था, न सहेली न आशिक। जो कुछ थे बस पापा थे। उनका दिया हुआ दुख किसे सुनाती। हल्का हल्का सा बुखार रहने लगा। पापा डर गए, मुझे हैदराबाद ले आए। खुद भी 8 दिनों की छुट्टियां ली, लेकिन मेरी तबीयत ठीक न हुई।
नौकरी तो ज्वाइन करनी थी, ये पहला मौका था जो उन्हें मुझे मजबूरी में ही सही मगर छोड़कर जाना पड़ा माँ के पास। माँ ने उनके जाने के बाद मुझे गले लगाकर पूछा, सच बता तुझे क्या दुख है बेटा। मैं रो पड़ी और बोली, माँ लोग मुझे ताने देते हैं कि तू हर जगह बाप के साथ क्यों फिरती है। माँ कुछ देर सोचती रही। असल बात तो मैंने माँ से फिर भी नहीं कही थी और छुपा गई। मैंने तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है बेटा, तेरे बाप को पता चलेगा तो वो मना कर देगा। अगर तू मेरा साथ दे तो मैं कल ही तेरी शादी करवा दूं। माँ की ये बात सुनकर मेरी तो आधी बीमारी दूर हो गई। माँ ने चुपके चुपके इंतजाम करके मेरी शादी कर दी और विदाई भी कर दी। 15 दिन बाद पापा छुट्टी लेकर जब घर आए तो मैं पराई हो चुकी थी। हे भगवान, मुझे आज भी वो समय याद आता है तो पूरे शरीर से कांप उठती हूँ। पापा तूफान की तरह घर के अंदर आए और इस तरह से दहाड़े कि घर का हर सदस्य अपनी अपनी जगह सहम गया। मेरे पति बड़े शरीफ आदमी थे। माँ ने बता दिया था कि इस शादी से मेरा पति खुश नहीं है, इसलिए इसको छुपकर विदा कर रही हूँ। मेरे पति पहले से इस हादसे के लिए तैयार थे। पापा ने एक एक को गालियां देना शुरू कर दी। कहने लगे, मेरी पत्नी ने मेरी अनुमति के बिना शादी की है। जब तक शादी में बाप शामिल ना हो वो जायज़ नहीं है। लड़की वापस मेरे हवाले करो। मेरे पति ने थोड़ी बहुत लड़ाई की, लेकिन मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे बाप के हवाले कर दिया और बोले, जाओ अपनी लड़की लेकर जाओ। मैंने अपने बेटे को बहुत मना किया था कि जब तक लड़की का बाप तैयार ना हो ये शादी मत करना, मगर तुम्हारी पत्नी ने आकर रोना पीटना मचा दिया था। हाथ पैर जोड़े थे, तब तरस खाकर हम लोग तैयार हो गए थे। हम समझे थे कि जालिम बाप की बच्ची है, अच्छा है कि बाप के अत्याचारों से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो मामला ही कुछ और दिख रहा है। ऐसी बहू से हम तो यूं ही भले, ले जाओ अपनी लाडली बेटी को। पापा ने बाहर रिक्शा खड़ा कर रखा था। कहने लगे, अगर तुम शराफत से लड़की हवाले ना करते तो बाहर मेरे आदमी बैठे हैं, वो खुद आकर निपट लेते तुम लोगों से। मैं चुपचाप रोती हुई पापा के साथ चली आई। माँ ने जिस हसरत से मुझ पर नजर डाली वो मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि ससुराल में लड़की को मारते पीटते थे, इसलिए वहां से बड़ी मुश्किलों से छुड़वा कर लाए हैं। पापा ने माँ पर क्या सितम तोड़ा था इसका कभी माँ ने जिक्र नहीं किया। शाम की गाड़ी से वो मुझे लेकर दिल्ली चले आए। वहां मुझे इतना मारा कि मैं बता नहीं सकती कि तूने शादी से मना क्यों नहीं किया था। मैं रो पीट कर बैठ गई और फिर से हालात की इस भट्टी में झोंक दी गई जिससे छुटकारा पाने के लिए मैंने इतनी प्रार्थनाएं की थी। 3 साल तक पापा ने फिर मुझे घर की हवा तक नहीं लगने दी। चौथे साल उनका मुझ पर थोड़ा सा भरोसा हुआ तो मुझे लेकर हैदराबाद आए और कहने लगे, मुझे काम से कोलकाता जाना है, तुम सोमवार की शाम को दिल्ली पहुंच जाना। अगर तू वापस ना पहुंची तो अपना हाल देख लेना। पापा हुक्म देकर चले गए और मैंने फैसला कर लिया कि मैं जान दे दूंगी, लेकिन इस बार वापस नहीं जाऊंगी। माँ को उन्होंने इतनी बड़ी सजा दी थी कि अब वो बिल्कुल ही चुप हो गई थी और बोली, रोशनी तू कल ही चली जा। मुझे माँ की कम हिम्मती पर रोना आ गया। पहला मेरा ख्याल था कि माँ को सारे हालात सच सच बताकर पूछूं कि आखिर ये आदमी मेरा लगता क्या है, मेरा बाप या कुछ और। लेकिन माँ ने ये कहकर मुझसे अपना रिश्ता ही तोड़ लिया कि तुम कल वापस चली जाओ। मैंने चुपचाप अपना सामान तैयार किया, दिल में ठानी कि किसी गुमनाम स्टेशन पर उतर जाऊंगी जहाँ न माँ होंगी न बाप। जब ट्रेन में बैठी तो इस डर से ही कांप उठी कि अगर पापा से किसी बुरे आदमी के हाथ चढ़ गई तो वो कहीं जाकर बेच आएगा। अब मेरे लिए एक ही रास्ता रह गया था कि आत्महत्या कर लूं। ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग रही थी। मैं धीरे धीरे उठी, यात्री ऊँघ रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर छलांग लगा दी। मुझ में ये हिम्मत कैसे पैदा हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी यही करती। पापा ने मुझे तलाक दिलवा दी थी और अब जिन हालात से मैं जूझ रही थी उससे लाख गुना बेहतर था कि मैं मर जाऊं। सो वो मैंने कर दिया, लेकिन कभी कभार नसीब का वार भी बड़ा ऊंचा पड़ता है। मैं चलती ट्रेन से गिरी और मामूली से चोट के सिवा मुझे और कुछ न हुआ। मैं डर से बेहोश ज़रूर हुई थी। आँख खुली तो अस्पताल में थी, पापा माँ मेरे पास खड़े थे। मैं समझ गई कि मौत ने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वह जिंदगी तेरी उसी जंजाल में आ गई। माँ मेरी इस हरकत से सहम गई थी। वो मेरी तरफ ऐसे नज़रों से देखती कि मेरा जी चाहा कि उनके सीने में मुंह छुपाकर सारी बातें उगल दूं, मगर मेरे जालिम बाप ने एक पल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ज़रा तबीयत ठीक हुई तो कहने लगा, चल मेरे साथ, अब तो ठीक हो गई है। माँ रोने लगी। मैं तो डर के मारे मुंह से ना ही ना कर सकी और ना ही हाँ। मैं सर झुकाए उनके साथ होली। शायद अभी मेरे बाप के अत्याचारों का दौर ख़त्म नहीं हुआ था। वो इंसान जो दुनिया की नज़रों में पक्का धार्मिक इंसान था, दोस्तों में शरीफ और सीधा कहलाता था, ऑफिस के लोगों में ईमानदार बाबू के नाम से मशहूर था, अपने घरेलू जिंदगी में जो कुछ था इसका पूरा विवरण तो मैं आप सबको बता भी नहीं सकती। और फिर इन हालात में मुझे उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। मेरे बराबर वाले घर में एक नया स्टेशन मास्टर आया। उसका छोटा भाई रोहित आगरा में जॉब करता था। वो भी भाई के साथ आ गया। एक दिन उसने मुझे सब्जी खरीदते हुए देख लिया। मुझे नहीं मालूम उसे मुझ में कौन सी खूबी नजर आ गई।
सिवाय सफ़ेद चमड़ी के मुझ में अब रह ही क्या गया था। लेकिन वो तो मेरा दीवाना हो गया कि मेरी इस लड़की से शादी करा दो। वो लोग शरीफ थे, बजाय उल्टे सीधे तरीके अपनाने के वो सीधे पापा के पास चले आए। मेरा रिश्ता मांगा। पापा बोले, अरे ये तलाकशुदा है, पहले पति से इसे कड़वा अनुभव हुआ है, कई बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है, दूसरी शादी पर राजी नहीं होती, कहती है दूसरी शादी के लिए कहा तो या तो मैं खुद को मार लूंगी या फिर होने वाले पति को। उन लोगों को जरूर बहुत सदमा हुआ होगा सुनकर, लेकिन रोहित अपने फैसले पर अब भी अटल था। उसने मेरे हालात सुनने के बाद सीधे मुझसे बात करनी चाहिए। पापा समझते थे कि ये बात भला टल गई, अब ये लोग दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि चाहत अगर सच्ची हो तो ऐसी हजारों बातें भी असर नहीं करती। रोहित ने चोरी छुपे मुझसे संपर्क किया और जिंदगी में पहली बार मेरा दिल उसकी इस हिम्मत पर खुशी से खिल उठा। वो मुझसे मिला, मुझे समझाने लगा, कहने लगा, अभी आपकी उम्र ही क्या है, जो मजाक जिंदगी ने आपसे किया था मैं उसकी भरपाई करूंगा, आप सिर्फ एक बार मुझे हाँ कर दें। मैं समझ गई कि पापा ने इसे उल्टी सीधी बातें कर दी हैं। पापा की लाज रखने के लिए मैंने चुप्पी साध ली, जिसे वो मेरी रजामंदी समझा। वो चोरी छुपे मुझसे दो तीन बार मिला और मुझ में इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि पापा से अपने बारे में दो टूक बात कर सकूं। मैंने रोहित को अपने सारे हालात नहीं बताए थे। इस तरह मेरी अपनी बदनामी भी थी। सिर्फ इतना कहा कि अगर वो सच में मुझे अपनाने का फैसला कर चुका है तो मेरी माँ से जाकर बात करे। मैं पापा से खुलकर बात नहीं कर सकती। रोहित मेरे कहने पर हैदराबाद गया और इधर मैं भी जिद करके हैदराबाद पापा के साथ पहुंच गई। माँ ने पापा को बताया कि तुम्हारे स्टेशन मास्टर के भाई का रिश्ता आया है। लड़के के माँ बाप नहीं है, वो भाई को लेकर आया था। मैं समझी तुमसे बात करके आया है तो मैंने हाँ कर दी है। पापा खाना खा रहे थे, एकदम से निवाला छोड़कर खड़े हुए और कहने लगे, उस कमीने की इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तो उसे इनकार कहला दिया था। मुझ पर तो पापा के कहने से जुनून सवार हो गया। रोहित ने मुझ में आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। दिल में सोच लिया था कि आज आर या पार। मैं पापा से बोली, मेरा ख्याल है कि रोहित से अच्छा मेरा पति कोई और हो ही नहीं सकता। माँ ने अच्छा किया जो उसे हाँ कर दी। पापा ने मुझे हैरत से देखा और बोले, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया। मैं हंसते हुए बोली, हाँ पापा, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आखिर तू कब तक मुझे बिठाए रखेगा? मैं कब तक तेरे जुल्मों का निशाना बनती रहूंगी? मैं कब तक तेरी सेवा करती रहूंगी? इससे तो अच्छा है कि तू मुझे बाजार में बिठा दे, तेरी कुछ कमाई भी तो हो जाएगी ना। पापा ने पलटकर मेरे मुंह पर झनाटेदार थप्पड़ मारा। मेरी आंखों तले अंधेरा सा छा गया। माँ ने आगे बढ़कर मुझे गलेजे से लगा लिया। पापा गरज कर बोले, मैं उस साले बदमाश को गोली मार दूंगा। पापा ने जैसे ही ये बात कही मेरा दिल चाहा कि बस ये ड्रामा आज ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं आज भी दब गई तो फिर सारी जिंदगी इसी गंदगी में फंसी रहूंगी। मैंने भागकर अंदर से कुंडी लगा ली, इसलिए नहीं कि मेरा बाप मुझे मारेगा या मैं आत्महत्या कर लूं, बल्कि मेरे अंग अंग में पापा से नफरत और बदले की आग सुलग रही थी। पापा बकते झकते बाहर चले गए और इतनी देर में मैंने एक फैसला कर लिया। माँ ने मिन्नतें करके मुझसे दरवाजा खुलवाया। मैं भागकर उनके सीने से लग गई और रो रो कर बोली, माँ तू मुझे आज बता दे, पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या कोई बाप भी अपनी बेटी को हवस का निशाना बनाता है? वो क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है? माँ ने रोते हुए मुझे इस इंसान की सच्चाई बताई और बोली, बेटी, असल में ये मेरी गलती की सजा है। ये तेरा सगा बाप ही नहीं है, शादी से पहले मुझसे पाप हो गया था। शादी के समय मैं 1 महीने के पेट से थी और ये बात तेरे बाप को पता चल गई थी। उस वक्त इसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर फिर सारी जिंदगी बदला लेता रहा, मुझसे भी और तुझसे भी। यही वो सच्चाई और यही वो राज था जिसकी वजह से तेरा बाप मुझे दबाकर रखता था। और ये जानते बूझते हुए भी कि तू जवान हो गई है और ये तेरा सगा बाप नहीं है, फिर भी मैं तुझे अपने पास रोक नहीं पाती थी। माँ के मुंह से ये सुनकर मेरी आंखों से धुंध छट गई। मैंने माँ को बताया कि 16 साल की उम्र से इस आदमी ने मुझसे कैसे संबंध बना रखे हैं। माँ से नाजायज बेटी पेट में रखकर शादी रचाने का पापा ने पूरा बदला लिया था। लेकिन मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मुझसे इसने किस बात का बदला लिया? मुझे इसने किस बात की सजा दी? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अब मुझे अपनी बर्बादी का बदला लेना था और मुझे पता था कि जब तक ये इंसान जैसा दरिंदा जिंदा है वो मेरी माँ के किए की सजा ऐसे ही मुझे देता रहेगा। फिर जो कुछ हुआ वो तो दुनिया ने समाचार पत्र में पढ़ लिया। रात के 3 बजे जब वो शैतान मीठी नींद सो रहा था तो मैंने 2 गोलियां उसके सीने में उतार दी। ना मेरे हाथ कांपे, ना कदम डगमगाए और ना ही निशाना चूका। 2 ही मिनट में मुझे इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। माँ बेहोश हो गई और मेरे छोटे भाई गुमसुम खड़े रह गए और मैंने आज़ादी हासिल कर ली। मुकदमा चला। मैं एक शब्द छुपाए बगैर मरने वाली की सच्चाई बेनकाब कर दी। इस तरह मेरी भी बदनामी हुई जो सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी, मगर फिर भी मुझे खुशी है कि मैंने अपनी बर्बादी का बदला ले लिया। मुकदमे में मुझे बरी कर दिया गया और मैं अपनी माँ के साथ छोटे से इंडस्ट्रियल
होम में काम कर रही हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी यहीं गुजारने का फ़ैसला किया है, क्योंकि अब मुझे ना किसी से प्यार है और ना ही नफ़रत। जितनी बदनामी हो चुकी इसकी भी परवाह नहीं। बस एक एहसास है कि अब मैं आज़ाद हूँ, मुझ पर अब मेरे नाम के बाप का कोई हुक्म नहीं चलेगा। और कितनी खुशी की बात है ये मेरे लिए। मगर कुछ महीनों बाद रोहित आया और उसने मेरी माँ से मेरा हाथ मांगा। मुझे बहुत हैरत हुई कि क्या इसे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या किया है और मेरे साथ क्या हुआ है। जब मैंने उसे बताना चाहा तो उसने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया। कहने लगा, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। मैं सब जानता हूँ। मैंने कहा, फिर भी तुम उस जैसी लड़की से शादी करना चाहते हो। वो कहने लगा, हाँ, क्योंकि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम तो खुद जुल्म का शिकार थी इतने सालों से। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हें जिंदगी की वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसके लिए तुम हमेशा तरसी हो। यकीन मानो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने भाग्य पर कि मैं इतनी भाग्यशाली भी हो सकती हूँ जो मुझे रोहित जैसा हमसफर मिल गया। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। हमारी शादी हो गई और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये थी मेरी कहानी जिसे मैंने कांपते हाथों से लिखा है। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ तो शिक्षा मिली होगी कि हमें कभी भी जुल्म अत्याचार नहीं सहना चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि मैंने देर कर दी, मगर अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।